प्यारे बच्चों, मैं रामसिंह विश्वकर्मा पॉलिटिकल साइंस के प्राध्यापक पद पर पदस्थ हूँ। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर गवर्नमेंट कॉलेज पामगढ़ में, जांजगीर चांपा डिस्ट्रिक्ट में जो हमारा एक कॉलेज है। और इस समय हम लोग जो है वो ऑनलाइन सेमेस्टर एग्जाम पर चर्चा करते हैं। इसी के तहत आज हम चर्चा करेंगे एमए फोर्थ सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर पर, जो जिसका नाम है भारत में राज्यों की राजनीति। और हमें भी जैसा पिछले दिनों में इसमें चर्चा कर रहे थे, राज्य का उच्च न्यायालय, क्योंकि हम राज्य की राजनीति पढ़ते हैं, इसलिए हमारा सारा फोकस जो है वो राज्य की राजनीतिक गतिविधियों पर है। और राज्य की सारी तमाम संवैधानिक संस्थाएं, राजनीतिक संस्थाएं, हम इस पेपर में उनका अध्ययन करते हैं। हमने पिछले दिनों चर्चा किया था उच्च न्यायालय क्या है, उच्च न्यायालय का गठन कैसे होता है, इसके न्यायाधीश जो कैसे बनते हैं। मैं एक चीज और बताना चाहूंगा उसकी, हम किसी राज्य के उच्च न्यायालय की जो न्यायाधीशों की संख्या है उसको निश्चित रूप से ये नहीं बताया जा सकता। और संविधान भी इस मामले में है। संविधान सिर्फ इतना कहता है कि किसी राज्य का उच्च न्यायालय एक मुख्य न्यायाधीश और कुछ अन्य न्यायाधीशों से मिलकर के बनेगा। और समय समय पर इन न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में राष्ट्रपति की जो है प्रमुख भूमिका होती है। और राष्ट्रपति अपने अनुसार मुख्य न्यायाधीश की सहमति से, राज्य के राज्यपाल की सहमति से जो है उस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की व्यवस्था करते हैं। और अगर किसी राज्य के उच्च न्यायालय में बहुत ज्यादा काम है तो फिर वो राष्ट्रपति अपने विशेषाधिकार के चलते उसमें न्यायाधीश नियुक्त कर सकते हैं। पूर्व रिटायर्ड न्यायाधीशों को ही जो है 1 साल या 2 साल की कार्यावधि पर मुख्य न्यायाधीश की परामर्श से और राज्यपाल के परामर्श से, और जब तक वो अतिरिक्त न्यायाधीश काम करते हैं किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय में, तो उनको वर्तमान न्यायाधीशों की जैसे ही तमाम सारी सुविधाएं उनको दी जाती है। ये तो हो गया ठीक। हम आज थोड़ा चर्चा करेंगे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के शपथ पर। शपथ मतलब एक शपथ ली जाती है। भारत के जितने भी संवैधानिक प्रमुख पद हैं, उन पदों पर जब भी कोई व्यक्ति आसीन होता है तो उसके लिए भारत के संविधान की 3री अनुसूची में एक शपथ का प्रावधान किया गया है। और उसके तहत जो है सारे संवैधानिक पदों के प्रमुख व्यक्ति पद पर बैठने के पूर्व एक शपथ यानी प्रतिज्ञान लेते हैं। उसमें उस प्रतिज्ञान का मतलब ये कि मेरे पद पर रहते किसी भी व्यक्ति के साथ वैधानिक रूप से, संवैधानिक रूप से उसके भेद न हो, ये एक ईश्वरीय शपथ होती है। उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो इसी तरह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का भी शपथ होता है। और राज्य के उच्च न्यायालयों को शपथ दिलाने का काम जो है, संवैधानिक अधिकार जो है वो राज्य के राज्यपाल करते हैं। जैसे कि हम उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ की बात करें तो वहाँ के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। उसी तरह राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को जो शपथ दिलाने का जो संवैधानिक अधिकार है वो राज्य के राज्यपाल को है। और उस नियुक्ति की प्रक्रिया के बाद जैसे ही राज्यपाल उनको पद की शपथ दिलाते हैं, उसी समय से वो संबंधित उच्च न्यायालय के न्यायाधीश वो बन जाते हैं। तो ये शपथ की एक प्रक्रिया है। मैं उस पर थोड़ा सा कुछ और बताना चाहता हूँ। भारत के संविधान के अनुच्छेद 219 के अनुसार जिस व्यक्ति को उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है वो संबंधित राज्य के राज्यपाल या राज्यपाल द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति के सामने पद ग्रहण करने से पहले संविधान की 3री अनुसूची में वर्णित न्यायाधीशों के शपथ के प्रारूप के अनुसार संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा व निष्ठा, भारत की एकता और अखंडता अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए तो ये जो न्यायाधीशों की शपथ के जो प्रारूप है उसके अनुसार संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा, निष्ठा, भारत की एकता और अखंडता अक्षुण्ण रखने तथा अपनी योग्यता, ज्ञान, विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात के बिना पालन करने
तथा संविधान व कानून की मर्यादा बनाए रखने का प्रतिज्ञान करेगा तथा उस पर हस्ताक्षर करेगा। इस प्रकार से न्यायाधीशों की शपथ का जो कार्यक्रम है वो संविधान के प्रारूप के अनुसार होता है, जिसमें संविधान के प्रति शपथ ली जाती है कि कोई भी व्यक्ति पद पर रहते हुए अपने कार्यों से, कर्तव्यों से, निर्णयों से वो संविधान की अवहेलना नहीं करेगा, संविधान के खिलाफ कोई काम नहीं करेगा और इस देश की एकता और अखंडता को बिगाड़ने वाला कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा जिससे इस देश की अस्मिता को खतरा हो या ठेस लगे। और जितना ज्ञान या विवेक है उसका लाभ जो है वो इस देश को देने का प्रयास करेगा। इस प्रकार से जो है उस शपथ के बाद फिर वो न्यायाधीश जो है अपने कार्यकाल, अपने पद पर वो सक्रिय हो जाते हैं। तो इस प्रकार से राज्य के राज्यपाल शपथ ग्रहण का कार्यक्रम संपन्न कराते हैं और उसके बाद फिर वो न्यायाधीशों का कार्य शुरू हो जाता है। अब न्यायाधीशों के कार्यकाल की समयावधि में हमारे यहाँ अंतर है। हमारे यहाँ अंतर मतलब ये कि शपथ के बाद न्यायाधीशों के कार्यकाल की बात है। अब न्यायाधीशों के कार्यकाल की बात हमारे देश में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में लगभग अलग अलग रखी गई है। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों का जो कार्यकाल है वो 62 वर्ष का है, यानी वो 62 वर्ष की उम्र तक अपने पद पर रह सकते हैं, जबकि उच्चतम न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जो है वो 65 वर्ष की उम्र तक अपने पद पर रहते हैं। इस 62 और 65 में ये संवैधानिक प्रावधानों के तहत इसमें उल्लेख किया गया था और हमारे यहाँ 1963 में संविधान का जो 15वां संशोधन किया गया था उसमें इस बात का उल्लेख किया गया था कि राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु जो है वो पहले 60 वर्ष थी और उससे 1963 में इसको बढ़ा करके 62 वर्ष कर दिया गया है, जो अपने पद पर रहने की ये पूरी उम्र होगी। इसके बाद फिर न्यायाधीशों को अब उसमें पद त्यागने, पद खाली करने के भी प्रावधान है और वो जैसा कि दूसरे पदों पर लागू है उसे लगभग न्यायाधीशों पर भी लागू है। जैसे कोई भी न्यायाधीश स्वेच्छा से कभी भी अपने पद का त्याग पत्र दे करके कर सकता है। अब ये त्याग पत्र का जो उल्लेख है वो महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए उनको त्याग पत्र देना पड़ेगा और वो कोई भी कारण या स्वेच्छा से बता करके अपना पद जो है वो समय पूर्व भी छोड़ सकते हैं। इसके अलावा मान लीजिए कभी किसी न्यायाधीश की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है या वो अस्वस्थ हो जाते हैं, इससे भी उनका पद रिक्त हो जाता है, या किसी न्यायाधीश को किसी अन्य न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया जाता है, ट्रांसफर हो जाता है, तब भी वह लगभग पद खाली समझा जाता है। या कदाचार या किसी भी प्रकार का उनके ऊपर महाभियोग अगर लगा करके उनको दोषी ठहराया जाता है पार्लियामेंट द्वारा और अगर वो महाभियोग सिद्ध हो जाता है पार्लियामेंट से, तब भी उनका पद जो है रिक्त माना जाएगा। लेकिन जहां तक न्यायाधीशों के कार्यकाल की बात है तो वो संवैधानिक प्रक्रिया के तहत लगभग राज्य के उच्च न्यायालय का कार्यकाल 62 वर्ष है और देश के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का कार्यकाल 65 वर्ष है। इसके बाद हम देखेंगे कि ये जो माने न्यायाधीशों को अगर हटाया जाए तो हटाए जाने की एक वैधानिक प्रक्रिया क्या है। तो वैधानिक प्रक्रिया में हम ये देखते हैं कि किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के ऊपर अगर कोई वैधानिक दोषारोपण है, संवैधानिक कर्तव्यों की अवहेलना का कोई अभियोग है या ऐसा कुछ कदाचार है जो उन्होंने संविधान के खिलाफ काम किया है, तो उसके लिए एक संविधान में व्यवस्था पड़नी है कि किसी भी
न्यायाधीश पर जो है पार्लियामेंट यानी संसद महाभियोग जो है लगा करके उनका कदाचार सिद्ध कर सकती है, उनका दोष सिद्ध कर सकती है। और उसमें जो महाभियोग लगाने का जो प्रोसेस है वो किसी भी सदन, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, किसी में भी लगाया जा सकता है। सिद्ध होना चाहिए उसमें उपस्थित सदस्यों के 2/3 सदस्यों से अगर वो कदाचार महाभियोग पास हो जाता है तो फिर उस न्यायाधीश को जो है वो पद अपना छोड़ना पड़ता है। और अगर वो कोई न तो रिजाइन करता ना कोई बीमार है तो फिर उसमें फिर 62 वर्ष जो है उनके कार्यकाल की अंतिम एज होती है। तो इस प्रकार से हम अगले टॉपिक में देखेंगे न्यायाधीशों के वेतन भत्ते और उनकी